नेक्स्ट देखो, हमने ये यहां तक पढ़ लिया था एन आइडेंटिकल थिंग्स तो बिना किसी कंडीशन के बांटना तो हो गया ना। क्वेश्चन करा दी थी 4-5, अलग अलग तरह से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, अलग अलग चीजें दे करके, सबका मतलब एक ही है, अभी हम सबका आंसर भी एक ही आ रहा है। तो नेक्स्ट देखो, distribution of n identical things with condition. Distribution of n different things with conditions. तो उसमें लिखना मेथड 1, मेथड 1 if possible then try to convert it, if possible then try to convert it in without condition. Try to convert it in without condition. Without condition का फॉर्मूला क्या था? n plus r minus 1 cr। तो क्योंकि विदाउट कंडीशन का डायरेक्ट फॉर्मूला है, इसलिए हम लोग ये कहते हैं कि अगर विद कंडीशन वाला क्वेश्चन आपका विदाउट में कन्वर्ट हो जाए तो वो बेस्ट है। जैसे क्वेश्चन लिख लो, फाइंड पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन x plus y plus z equal to 23। पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन, लेकिन यहां पर ये क्वेश्चन विद कंडीशन वाला है। क्यों? क्योंकि इसमें आप ये नहीं कह सकते कि किसी को कितना भी मिले। क्यों? मैक्सिमम किसी को कितना ही मिल सकता है, आपको 23 मिल सकता है, कोई बात नहीं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आपको क्या चाहिए? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव चाहिए तो आप यहाँ पर जैसे मैथमेटिक्स में लिखोगे तो x, y, z इज ग्रेटर देन इक्वल टू, या फिर ऐसा भी हो सकता था x, y, z। तो अगर इक्वल यहां लगा होता तो ये विदाउट कंडीशन होता, लेकिन यहाँ कंडीशन है। अगर यह कंडीशन तो आप इसे कन्वर्ट करोगे बिना कंडीशन वाले में, यानी कि आप क्या करने वाले हो, x minus 1 greater than equal to 0 जाएगा, y minus 1 greater than equal to 0 और z minus 1 greater than equal to 0। तो इस x minus 1 को नया वेरिएबल मान लो, तो आपने इसे कुछ भी मान लिया, t1 मान लिया, इसे t2 मान लिया, तो t1 greater than equal to 0, t2 greater than equal to 0 और t3 greater than equal to 0। इसका मतलब आपने t1 को x minus 1 किया है, t2 को y minus 1 किया है और t3 को z minus 1 किया है। x की जगह पर फिर आपको समझ में आ गया कि t1 plus 1 हो जाएगा और y की जगह भी हो आपका t2 plus 1 हो जाएगा और z की जगह आपका t3 plus 1। अब आप इस इक्वेशन में वापस डाल दोगे तो t1 plus t2 plus t3 equal to 20 हो जाएगा, 3 कट जाएगा। तो अब यहाँ पर ये कंडीशन नहीं है, क्योंकि सबके सब आप
ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो सकते हैं। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा 20 प्लस 2 माइनस 1 3 माइनस 3 माइनस 1 22 सी। तो यहां पर आपको दी है कंडीशन। अब वो कंडीशन सब में एक जैसी भी हो सकती है, सब में अलग भी हो सकती है। तो एक बात आप यहां समझ गए कि अगर मैं ये क्वेश्चन तभी सॉल्व कर सकता हूं, ये मेथड में तभी काम आती है जब आपको लोअर कंडीशन तक चेंज करनी है। अपर कंडीशन चेंज करने पर ये मेथड सॉल्व नहीं कर सकते आप, तो वहां पर आपको दूसरी मेथड लगानी होगी। फिलहाल आप ये जो क्वेश्चन और इस पर बेस कर लो ताकि आपको थोड़ा आइडिया रहे। नेक्स्ट देखो, फाइंड नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू -23। तो यहां आप एक बात समझ गए, आपको इस बार 1 1 को नहीं बांटना, -1 को बांटना है, क्योंकि आप ऐड करना सबको। तो ऑब्वियस सी बात है, सब कुछ वैसा ही है। पहले आप 1 1 1 थे आपके पास 23 कि सबको कम से कम 1 मिले, ये कंडीशन तो यही है ना। 23 चीजों को बांटना है 3 लोगों में, एटलीस्ट 1 सबको मिले। यहां पर भी क्या है, 23 -1 को बांटना है जिससे भी कम से कम हर किसी को 1 मिले, क्योंकि आपको यहाँ पर क्वेश्चन दिया था कि x, y, z इज लेस देन इक्वल टू -1। इसका भी आंसर आप समझ गए 22C2। आप इसे 23 अपनी मर्जी से -23 और 23 लिख लेना, क्योंकि आपको पता है वहां मैं 1 1 को बांटता हूं, यहाँ मैं -1 को बांटूंगा, फर्क तो कुछ नहीं ना, बात तो घूम फिर के वही आ जाएगी। इसलिए आपने इनको बांट दी। ऐसे कुछ भी कंडीशन दे सकती है, आपको कुछ भी चीजें मिल सकती है। अगला क्वेश्चन लिखते हैं, फाइंड सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x plus y plus z equal to 18, where x is greater than equal to -4, y is greater than equal to 1 and z is greater than equal to 0। तो यहाँ तीनों का कंडीशन जो है वो आपको अलग अलग मिल रही है। ये ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस आपके 2 या 3 बार एडवांस में पूछे जा चुके हैं। हो गया 22C तो उतने आ रहा है। तो यहाँ पर भी आपको इसको इधर लेके आ जाना, तो x प्लस 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये लिखा हुआ है z ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो z माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो बाकी बस इसकी जगह t1 मान लो ना, बाकी सब चीजें वही बन जाएंगी, वैसे ही आ जाएगा t1 t2 t3 में। तो इसका भी आंसर आपको 22C 22 ही मिल जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन लिखें। Find
non-negative integral solution of x plus y plus z is less than 12. Find non-negative integral solution of x plus y plus z is less than 12. तो नॉन नेगेटिव है तो विदाउट कंडीशन ही है, क्योंकि नॉन नेगेटिव का मतलब क्या हुआ कि x जीरो नेगेटिव नहीं होना चाहिए, तो x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0 और z ग्रेटर देन 0। लेकिन यहां प्रॉब्लम यह है कि यहां पर आपको एग्जैक्ट 12 चीजों को नहीं बांटना है, 12 को भी बांटना है, 11 को भी 12 को नहीं बांटना, सॉरी 11, 10, 9, 8 इन सबको बांटना है। क्योंकि आपको क्या क्या सॉल्यूशन चाहिए, आपको यह भी चाहिए कि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 11 हो, आपको यह भी चाहिए x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 10 हो, यह भी चाहिए कि यह भी हो जाए, तो ऐसे सब चाहिए जो ये चीजें हो जाएं ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो 0 तक भी आएगा फिर ये। तो इन सबके सॉल्यूशंस को आप क्या करोगे, ऐड करोगे, कुछ सॉल्यूशन इसके होंगे, कुछ इसके होंगे, कुछ इसके होंगे, कुछ इसके भी होंगे, तो इसका आंसर कितना होगा 11 प्लस 3 माइनस 1 C3 माइनस 1 कितना हो गया 14 माइनस 1 13 C2। इसका कितना आ जाएगा 12 C2, इसका 11 C2, सही है, इसका 2 C2, क्योंकि एक ही तो सॉल्यूशन आना है इसका 0 0 0 सब एक आएगा। इसका मतलब इन सबको अगर मैं जोड़ूंगा तो आपको मिलेगा 2C2 3C2 4C2 और लास्ट में आपको मिला 13C2। तो अब आप समझ गए कि नीचे वाला सेम है, नीचे वाला तो सेम है, आपको क्या चाहिए होता है ऊपर वाला आपको सेम चाहिए और नीचे वाले में एक का डिफरेंस चाहिए, तो इसे आप चेन रूल में लेके जाओगे 3C3 चाहिए, तो 3C3 से यहां से क्या मिल जाएगा 4C3, तो इसका मतलब है फाइनल आंसर कितना जाएगा 14C3, तो ये फाइनल आंसर हो जाएगा इसका 14C3। ठीक, इस तरीके से सॉल्व कर लेना। तो कभी भी इनइक्वालिटी वाला क्वेश्चन आएगा तो उसका मतलब है कि सारे के सारे सॉल्यूशन आपको चाहिए लेस देन वाले भी और ग्रेटर देन वाले भी। हो गया, नेक्स्ट लिखो, फाइंड non-negative integral solution of x plus y plus z equal to 6m where x is greater than equal to y greater than equal to z and m belongs to whole number, m belongs to whole number। तो ये भी एक ऐसा क्वेश्चन एडवांस में आया है जिसमें एक्स वाई जेड पे खुद ही अपने आप में ये कंडीशन होती थी, वो तो अलग अलग है, एक्स पे अलग है, वाई पे अलग है, जेड पे अलग है, यहां हर एक एक्स वाई पर डिपेंडेंट है, वाई जेड पर डिपेंडेंट है, ये सब एक दूसरे पर ही डिपेंडेंट है। तो अब आपको सोचना है, हालांकि ये थोड़ा सा और ज्यादा बड़ा क्वेश्चन है, एडवांस में जैसे थोड़ा छोटा क्वेश्चन आया था उसमें तो एम वगैरह में नहीं दिया था, तो ट्राई करें जरा कुछ हो तो। m आपका होल नंबर है x y z, देखो इससे हमें ये बात समझ में आती है कि x माइनस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिखा है, y माइनस जेड भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिखा है, और आपका x माइनस जेड भी ग्रेटर देन इक्वल, तो तीन ही कंडीशन बनेंगी। अब आप इसको किस तरीके से सोचोगे, एक चौथी कंडीशन आपकी और लगनी चाहिए, क्योंकि वो तो अपने आप ही लगा लोगे आप, क्योंकि नॉन नेगेटिव बोला है,
तो एक बात तो मैं ये भी समझ में आ गई कि z ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, z तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा ही ना। अब इस पर तो कोई कंडीशन है नहीं, ये तो विदाउट कंडीशन हो गया, x और y पर है। तो एक काम आप ये कर सकते हो, x और y को इसको आप t1 कह सकते हो, इसे t2 कह सकते हो, और ये आपका सीधे z हो गया। तो इसका मतलब है आप x की जगह पर, या फिर आप एक काम करो x माइनस वाई की जगह पे t1, आप इसको रख लो या इसको सॉल्व कर लो, दोनों में से किसी एक को करो, उसको जरूरत नहीं है, यहां से कर लो। तो t1 t2 t3 में लेके जाना है आपको, t3 तो लाने की जरूरत नहीं है, z है ही वैसे भी। होगा कुछ? चलो देखते हैं। देखो x माइनस वाई ग्रेटर देन 0, तो आपने क्या बोला, आपने बोला x माइनस 1 को रिप्लेस कर दो t1 से। इसका मतलब है x की जगह पर तो मैं क्या रख दूंगा, t1 प्लस वाई रख दूंगा। अब यहां से एक बात यह समझ में आ गई कि अब t1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि मुझे किसी भी हालत में से नॉन कंडीशनल में कन्वर्ट करना है। z पर टेंशन नहीं है, x और y पर कंडीशन है, तो x और y को मुझे किसी बाकी चीज से रिप्लेस करना है जिस पर नॉन कंडीशन हो, तो मैंने t1 से रिप्लेस कर दिया। लेकिन y तो आ जा रहा है बात बीच में, इसलिए y आ जा रहा है, तो फिर एक काम करो, इस वाले को भी मान लो, y माइनस जेड ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो y माइनस जेड को आपने t2 बोल दिया, तो y की जगह क्या जाएगा, t2 प्लस जेड। अब z को चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि z पे तो कंडीशन ही नहीं है, z तो विदाउट कंडीशन है। तो अब आपका यहां पर जो t2 आपने लिया है वो भी ग्रेटर देन 0 हो गया, और z तो है ही, तो x की जगह क्या रख दो, x की जगह रख दो t1 प्लस वाई, और y की जगह रख दिया t2 प्लस z इक्वल टू 6m। इस y की जगह वापस रखना होगा t2 प्लस जेड, तो t1 प्लस t2 प्लस जेड प्लस t2 प्लस जेड इक्वल टू 6m। तो t1 प्लस 2 t2 इक्वल टू प्लस 3z इक्वल टू 6m। क्या आपको यहां पर एक बात समझ में आ रही है, ये 3 का मल्टीपल है, ये भी 3 का ही मल्टीपल होना चाहिए, तब जाकर के 6m बन पाएगा, नहीं तो बन नहीं पाएगा। तो सॉल्यूशन इज ओनली पॉसिबल if and only if t1 plus 2 t2 is multiple of 3। 3 से काम चल जाएगा, 3 से चलना चाहिए, क्योंकि भाई हो सकता है 6m आपका यहां पर, अब अगर ये 3 का मल्टीपल होगा, जेड पर तो कंडीशन है नहीं, 3 का मल्टीपल होना चाहिए, तो t1 की जगह पर, अच्छा 6m, तो m तक जाना है हमारे पास, आगे भी अभी कुछ है नहीं, तो z
T1 इक्वल होना 6m, m की फॉर्म में z को भी साथ में लेना होगा आपको, क्योंकि अब आपको 6m बनाना है। T1 प्लस 2T2, तो भाई T1 और T2 की वैल्यू सजेस्ट करो। T1 की जगह पर अगर मैं 0 रख दूं और T2 की जगह पर क्या रख सकता हूं, साथ में Z भी लेना पड़ेगा। तो 6m और होल नंबर है तो 6 0 हो सकता है, 6 हो सकता है, ऐसे 12 हो सकता है, 18 हो सकता है, ये वैल्यू आ सकती है। तो एक दो आपको सॉल्व करने होंगे, फिर आगे आपको एक सीरीज कहीं ना कहीं बनती हुई कुछ ना कुछ दिख जाएगी। तो कोशिश करो पहले 0 लाने की कोशिश करो। 0 तो तभी हो सकता है जब सारे 0 हो जाएं। जब सारे 0 हो जाएंगे तो 0 आ जाएगा, और 0 तो हो सकते हैं ना, T1 भी ग्रेटर देन 0 था इक्वल टू, और T2 भी था ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और Z भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 था, तो तीनों 0 हो सकते हैं। तीनों 0 होंगे तो कितने सॉल्यूशन आएंगे, एक ही तो सॉल्यूशन है। जब आप m की जगह पे 1 रखोगे, 0 रखोगे, तो इसका एक ही सॉल्यूशन है। अब आप m की जगह पे 2 रख लो, 1 रख लो, तो 6 लाना है मुझे। अब 6 लाने के लिए क्या क्या कंडीशन हो सकती है वो देखो बस आप। तीनों 1 हो जाए और 2 1 1, तो T1 की जगह 0 रख दें और T2 की जगह भी 0 रख दें और ये 2 कर दें, तो 1 2 ऐसे वेरिएशंस बहुत आ जाएंगे यार। एक बार कुछ आंसर क्या है, m की फॉर्म में आएगा। चलिए क्या खाली इसके 3 के मल्टीपल से काम चल जाएगा, या हम Z को ना लें, क्योंकि Z को लेने से तो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा ये। अगर क्योंकि मेरे को तो इसको 3 का मल्टीपल करना था ना, जब यही 3 का मल्टीपल नहीं होगा तो आगे सॉल्यूशन ही नहीं आएगा। तो पहले आप खाली इसको करके देख लो एक बार कि ये 3 का मल्टीपल कब कब हो सकता है। T1 की जगह पे आप रखोगे 0 0 रखो, 0 1 रखो, 3 के मल्टीपल। बट पहली कंडीशन तो यही है कि आपको 3 का मल्टीपल बनाना होगा। m होल नंबर दिया है, m होल नंबर दिया है तो 6m 6m तो इसको वैसे ही नहीं कर सकते क्या? कैसे? ये टोटल 6 चीजें हैं और इनमें से 2 सेम है और 3 सेम है। 2 सेम है? हाँ, कौन सी? 3 2 बार है तो 1.2 फैक्टोरियल 1 और 1.3 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 6 चीजें है ही कहां, कौन सी 6 कह रहे हो? ये तो m तो वेरिएबल है ना, वो तो 12 भी हो सकता है, वो तो 18 भी हो सकता है, वो तो कुछ भी हो सकता है। हाँ वो अलग बात है, पहले 6 के लिए अलग निकालोगे,
12 के लिए अलग निकालोगे, 18 के लिए अलग निकालोगे, फिर एक m के लिए जनरलाइज फॉर्म बना दोगे और फिर m की फॉर्म में आंसर आएगा। फिलहाल अभी आप T1 और T2 को पहले सोच लो, T3 को तो चलो बाद में सोच लेंगे, पहले इसको तो 3 का मल्टीपल बनाओ। तो T1 प्लस 2 T2 की वैल्यू को अगर मैं 0 करवा दूं तो अब हम ये देख लेंगे जब ये 0 होगा, क्योंकि ये पहली कंडीशन, तो अब हम तीनों को एक साथ लेके चलेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि बहुत केसेस बहुत बनाने पड़ेंगे। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको पहले 3 का मल्टीपल कर लेते हैं, फिर इन दोनों को मर्ज कर लेंगे। पहले आप इसे 3 का मल्टीपल तो तभी हो, मतलब अगर 3 का मल्टीपल ही नहीं हुआ तो ये आपका कभी भी आंसर दोनों 6 का मल्टीपल नहीं हो सकता। मान लो कि आपने 3 यहां से कॉमन लेना ही पड़ेगा, तभी आपका अंदर कोई ना कोई वैल्यू आ सकती है। अब 3 ही नहीं आया, मान लो यहां 2 आ गया, ये 2 का मल्टीपल, ये मान लो 5 का मल्टीपल हुआ, तो आप कुछ भी कर लो, आप उसको जोड़ के कभी भी 6 का मल्टीपल नहीं बना सकते, क्योंकि 3 तो लाना पड़ेगा ना। इसलिए पहले मैं इसे ट्राई कर रहा हूं। अगर मैं 0 लाता हूं तो आप बताओ कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने होंगे? एक ही होगा यहां, तो दोनों 0 हो जाए। अगर मैं दूसरा क्या कर सकता हूं, 3 ला सकता हूं इनको जोड़ के। इनको 3 लाने के कितने केसेस हैं? T1 3 हो जाए, T2 0 हो जाए, और ये 1 हो जाए, ये 2 हो जाए और ये 1 हो जाए, नहीं हाँ दोनों 1 1 हो जाए, तो कितने सॉल्यूशन? 2 सॉल्यूशन। और अगर मैं ये कह दूं कि ये अगर ऐसा हो जाए उसके बाद 6 आएगा, तो कितने केसेस होंगे? कितने आ रहे हैं? 3 का 4 आ रहे हैं। T1 0 और ये 3, ठीक है, और 2 और 2, अब 1 और तो कुछ हो नहीं सकता, 2 रख लो, तो ये आपका 2 हो जाएगा। इसे 4 कर दूं और इसे 1 कर दूं, इसे 6 कर दूं और इसे 0 कर दूं, तो टोटल 4 केसेस हैं। सीरीज तो अभी नहीं बन रही, लेकिन फिर भी कुछ हद तक तो सोचना होगा हमें। T1 प्लस 2 T2 इक्वल टू 9 करना है, इसका आ गया तो फिर काम बन जाएगा। ये सोचो जरा कितना आता है। इसके बाद एक और निकाल लेना, क्योंकि कंफर्मेशन करने के लिए आपको कुछ थोड़ा आगे तक जाना होगा। T1 प्लस 2 T2 अगर 9 हो जाए तो कितने बनेंगे सोचो जरा, और 12 वाले में कितने बनेंगे? गिनो गिनो। कितना आ रहा है? 5। फिर कितना आ रहा है? 7। हमें वैसे 3 वाले चाहिए है नहीं, हमें तो चाहिए 0 वाले, क्योंकि मुझे 6m तक लाना है ना भाई। अगर मैं इसे 6m ही बना दूं, z की अभी टेंशन ही ना लूं, पहले तो मैं इसको सोच लूं कि ये, अच्छा ये सोचो क्या इसको 6 का मल्टीपल होना जरूरी है या नहीं जरूरी है? क्या ऐसा जरूरी होगा ही होगा कि ये 6 का मल्टीपल हो? ऐसा जरूरी तो नहीं है, क्योंकि z वाला भी डिपेंड कर रहा है। तो अभी आपको क्या करना होगा, जब आपने इसे 0 रखा है तो फिर अब आपको इसे उसके अकॉर्डिंग सोचना होगा, इसके कुछ केसेस बनाने होंगे, फिर इसको 3 के अकॉर्डिंग सोचना होगा, और 3 के अकॉर्डिंग सोच करके आपको उसके सॉल्यूशन बनाने होंगे। तो 2 अगर ये जब 3 होगा तो ये क्या क्या हो सकता है?
ये 3 हो गया, तो ये सिर्फ और सिर्फ एक जेड की एक ही वैल्यू ले सकता है, जेड इक्वल टू 1, और कुछ नहीं ले सकता। तीन दिया, अच्छा हाँ, अब हमें एम के अकॉर्डिंग सोचना है, तो फिर यार तीन का मल्टीपल हो सकता है जेड, वो एम पर कैसे डिपेंड करेगा फिर, एम की फॉर्म का 6m 0 1 2, ये 0 हो जाए, वही करना पड़ेगा फिर, ये ऐसे मुश्किल, ऐसे तो बहुत और ज्यादा उलझ जाओगे। वही करो आप, पहले m की जगह पर 0 रख के देख लो और इसके कितने सॉल्यूशन बनेंगे, फिर m की जगह 1 रख के देख लो तो इसके कितने सॉल्यूशन बनेंगे, फिर m की जगह 2 रख के देख लो कितने बनेंगे, सीरीज बन जाएगी, कोई ना कोई बन रही होगी। वो ज्यादा आसान है, क्योंकि इसमें तो फिर आपको 0 के लिए अलग सॉल्व करना होगा, 3 के लिए अलग करना होगा, 6 के लिए अलग केसेस बनाने पड़ेंगे, अब ये ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो एक बार आप वैसे करो, कोई नहीं करेंगे, क्योंकि सीधा सोचना ज्यादा आसान है। अगर मैं t1 प्लस 2 t2 प्लस 3z को 0 कर दूं तो कितने सॉल्यूशन है, एक ही सॉल्यूशन है इसका, सब 0 हो जाए। और अगर इसको हम लोग अब अगला क्या कर सकते हैं, m की जगह 1 तो ये 6 हो जाएगा, m की टर्म्स में सोचना है, जब वो जो नंबर ऑफ सॉल्यूशन बनेंगे ना उसको m के साथ जनरलाइज करना पड़ेगा, तभी तो लास्ट m तक पहुंच पाओगे, नहीं तो m तक कैसे पहुंचोगे फिर आप। तो फिलहाल पहले आप ये देखो कि 6 आएगा कैसे कैसे, 6 तो आप खैर यहां से सोच सकते थे, कितना इतना तो सोच ही लिया आपने। अगर ये 0 हो जाए भाई, आप इसको एक साथ कंबाइन करके सोचो और इसको अलग सोचो, सही है, इस ये 0 हो जाए और ये z2 हो जाए, इसके 0 होने के एक केस है, ध्यान से देखना, ये 0 और ये 3 into 2, सही है, समझ में आ रही है ना बात। तो मैंने z की जगह पर 2 रख दिया। अब और इसको आगे बढ़ाऊंगा मैं, इसको अगर मैं 1 कर दूं तो वो पॉसिबल नहीं है कुछ भी, इसे 2 कर दूं तो भी कुछ पॉसिबल नहीं है, कहां पर 6 लाना है यार, 6 जोड़ो बस, 6 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसे 3 ला दूं तो इसे 1, कितने सॉल्यूशन, और तो कोई नहीं मुझे लगता, नहीं एक और हो सकता है, ये 6 आ जाए और ये 0 हो जाए। लेकिन अब एक बात और ध्यान रखनी है ना, चलो आगे और बढ़ते हैं, 4 वाले पे कोई होगा क्या, नहीं होगा, 5 वाले पे कुछ नहीं होगा, 6 वाले पे कुछ नहीं होगा, कितने सॉल्यूशन आए, 6 वाले में, सॉरी हाँ 0, कितने सॉल्यूशन आए, नहीं 3, ये 3 तो जब आप इसको पेयर में ले रहे हो तो आ रहे हैं ना, अरे भाई ये तो ठीक है, ये तो एक ही है, इसके 3 होने के केसेस कितने हो सकते हैं वो भी तो लिखोगे ना, तो 3 होने के भी देखे थे हमने, 2 केसेस हैं, तो इसका मतलब इसके 2 सॉल्यूशन आएंगे, समझ में आ रही बात। जब ये 6 होगा तो 6 होने के कितने थे, 6, 4 सॉल्यूशन थे, तो 4 इसके भी होंगे फिर, अरे ये 4 और ये 1, ये समझ में आ रही बात नहीं आ रही है, कि मेरे को ये 6 भी तो हो सकता था ना, तो 6 होने के कितने कितने केसेस हैं तो वो सारे काउंट करने पड़ेंगे, और हर बार z की वैल्यू को मैं 0 0 0 0 0 रख रहूंगा, समझ में आई बात, क्योंकि मुझे ये 6 लाने के कितने सॉल्यूशन है वो देखने थे, तो कितना हो गया, ये 7 हो गया, सही है। और आगे बढ़ते हैं, अगर मैं t1 प्लस 2 t2 प्लस 3z को अब इसके बाद 12 ही कर सकता हूं, 12 करने के, चलो अभी आना पड़ेगा, सबसे पहले ये 0 और ये z की जगह 4, तो एक ही सॉल्यूशन है, क्योंकि इसके आप उससे क्या करना, वो तो एक ही देगा, ये वेरिएबल देगा ना। अगर मैं इसे 1 कर दूं तो पॉसिबल नहीं है, इसे 2 कर दूं पॉसिबल नहीं है, इसे 3 कर दूं, हाँ तो z की जगह पर 3, तो इसके 3 होने के कितने केसेस हैं, अभी देखा है हमने, 2 केसेस हो जाएंगे। फिर हम इसे 4 नहीं कर सकते, 5 भी नहीं कर सकते, 6 कर सकते हैं, तो z की जगह पर 2, तो 6 होने के कितने केसेस है, 4,
ये बात समझ में आ रही ना? अब आप ध्यान से देखो, ये चीज उतनी आ रही है। देखो शुरू में एक 1 था और अगला वाला आपका 2, क्या चौड़ा था हमने 2 4, चलो ठीक है वो देख लेंगे, अभी 2 गैप आएंगे बीच में। और क्या आ सकता है? 7 नहीं आ सकता, 8 नहीं आ सकता, 9 आ सकता है क्या? आ सकता है। इसकी जगह 1 रख दूंगा। 9 आने के कितने केसेस थे? 5। सही है। 10 नहीं हो सकता, 11 नहीं हो सकता, सीधा 12 होगा। 12 होने के केसेस हमारे पास कितने थे? 7। देखो हर बार 2 एक्स्ट्रा बढ़ रहे हैं, लेकिन 2 बढ़ कौन रहे हैं? पहले 1 था तो 2 4 बढ़ा, फिर 1 2 4 हुआ तो 5 7 और बढ़ गया। अच्छा इनको जोड़ो एक बार, कितना आता है? 19। कोई सीरीज बनती दिख रही है? 1 7 19 6m + 1 इसे 6 मान लो। बात तो वही हो गई। तुम 3a2 चलो a मान लिया, 3a + 3z = 6m, तो a + z = 2m। ठीक है, ये कह रहे हो? 3 कट जाएगा और क्या होगा? T1 को 6a1 और T2 को 3a2, Z को 2a2 a3। अब a1 + a2 + a3 = m। अब भी तो केसेस ही बनेंगे। लेकिन अब चलो ठीक है, आपने, बट उसमें प्रॉब्लम यह है कि तो छूटेंगे भी तो कुछ केसेस, सारे नहीं आएंगे ना, गड़बड़ हो जाएगी इससे। यहां आपका कोई सीरीज बन रही है क्या? 6m + 1 ये बनता, बट इसके बाद आपका क्या आ रहा है? 6m + 1, 6 × 1 + 1, फिर आ रहा है 6 × 0 + 1, फिर +1, और फिर 6 × 3 + 1 आ रहा है ना। तो कोई सीरीज ऐसी नहीं बन रही है। वो उससे हो जाएगा ना, डिफरेंस वाली एपी जो हमने पढ़ी थी। एक और निकालना पड़ेगा तभी पता लग पाएगा, उससे जनरल टर्म निकलेगी। अब एक और तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो 18 तक जाना पड़ेगा आपको। T1 + 2 T2 + 3z = 18। देखो शुरू के तो उतने ही आएंगे, 2 और बढ़ने हैं। आप ये सोचो 2 ही और बढ़ने हैं, 2 और कौन से बढ़ेंगे? तो लास्ट वाले 2 बढ़ाओगे आप, भाई शुरू के तो उतने ही आने हैं ना, 2 और बढ़ने हैं। अच्छा एक चीज और सोचो, 2 कौन बढ़ेंगे आपको पता है? बिना निकाले पता है आपको। पहले 6 बढ़ रहा है, फिर 12 बढ़ रहा है, तो अब ये भी नहीं पता कि डिफरेंस की वजह से आएगा कि उसकी वजह से आएगा। लेकिन चलो एक एक कर लो, आखिरी वाले जो 2 बढ़ेंगे वो एक तो 18 0 वाला होगा और एक 15 1 वाला, क्योंकि इससे पीछे वाला तो वही बन जाएगा 12 0। अरे 12 0 नहीं, मतलब उसका 12 वाला, और इसका तो एक कोई ना कोई आ ही रहा होगा, मैं नहीं पता वो कितना भी आएगा। ठीक है, 2 वाला आएगा। ये 15 आने के कितने केसेस होंगे और ये 18 आने के कितने केसेस होंगे, ये कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको। एक बार बस यहां हो जाएगा, उसके बाद हमें ये गैप पता लग जाएगा कि पहले गैप 6 का आ रहा है, फिर 12 का आ रहा है, तो मुझे लग तो रहा है कि अगला 18 का आना चाहिए, लेकिन पता नहीं, अब क्या पता, यहाँ का गैप 6 है, वैसे तो 18 का ही आना चाहिए। 15 के टोटल केसेस कितने बनेंगे? अच्छा यहां से आप आ जाओ,
15 के केसेस कितने बनने चाहिए? 3, 6, 12, 18, 7, 10 बनेंगे आपके 18 वाले के। 18 वाले के टोटल 10 केसेस बनेंगे। तो इसके 8 बन रहे हैं क्या? चेक करो, 8 ही बन रहे होंगे। दस वाले के कैसे 18 वाले के 10 कैसे बने, समझ में आया? देखो, 0 पर 1 है, 6 पर 4 है, मैं 6 के मल्टीपल पर ले लूं सिर्फ बात, और 12 पर 7 है, ये 3m + 1 बन रहे हैं। तो अगला भी आपका जो 6 के मल्टीपल वाला होगा वो 18 होगा। तो ये भी आप चेकआउट कर सकते हो, ये 3m - 1 है, ये 3m - 1 है, तो अगला 3m - 1 ही होगा। और हमारा वो सही था कि वो 8 ही होंगे, तो ये 8 होंगे, तो 18 और ऐड होंगे। अब समझ में आ रही बात? यानी कि अब मेरे पास जो सीरीज बन रही है उसको ध्यान से देखो, वो सीरीज बन रही है 1 कहां गया 7 19, अब इसमें 12 और ऐड कर दो, नहीं 18 ऐड करूंगा ना 37, और अगले में 24 ऐड कर लूंगा। अरे तो 24 ऐड करके बना लेना ना। अब आपको समझ में आ गया कि मैं इनका क्या करने वाला हूं, डिफरेंस लेने वाला हूं। ये 6, ये 12, 18 क्या बन गई? जीपी, सॉरी एपी बन रही, हाँ एपी बन रही है। इसके बाद तो मैं पता है क्या करना है। अरे ऐसा भी कर सकता हूं, अच्छा ये वाली मेथड शायद मैंने आपको बताई नहीं होगी, बट कोई दिक्कत नहीं, दूसरी तो बताई है। ये एस निकालना है ना, तो आप इसका nth टर्म निकालोगे, समझ में आ रहा है ना? एक ऐड करके S1 19, और इधर क्या जाएगा माइनस का Tn प्लस का Tn, तो ये 0 इक्वल टू क्या बन जाएगा 1 + 6 + 12 + 18 प्लस Tn, हाँ माइनस Tn, तो Tn की जगह तो यही आ गया, 1 + 6 कॉमन ले लो या 1 + 2 + 3 + 4, कितनी टर्म्स होंगी ये? यहां से लेके यहां तक n - 1 टर्म्स हैं, तो Tn इक्वल टू बन गया 1 + 6 × n × n - 1, n × n + 1/2, तो अपॉन 2 ये बन जाएगा, 2 3 = 6, तो Tn इक्वल टू आपको मिला कितना 1 + 3n² - 3n, तो ये सिर्फ आपको Tn मिला है, 3n² - 3n + 1। अब इसके आगे आप सॉल्व करोगे, हाँ तो अब तो कर लोगे आगे। ये n की जगह क्या है m रख लेना, और क्या नहीं m क्यों रखोगे, हाँ m ही तो रखोगे, क्या अच्छा यहाँ हमारे पास कितनी टर्म्स थी, हमने m 0 से स्टार्ट किया ना, तो 0 से लेकर के m तक जाना है, तो m + 1 टर्म्स होंगे, तो इसका मतलब है यहाँ m टर्म्स लिखो फिर, समझ में आ रही बात? क्योंकि टोटल m + 1 थी तो m कर दो आप, क्योंकि हमें तो m में चलना है, m + 1, तो अब ये आपका जो बन जाएगा वो कितना बनेगा Tm 1 + 3m² + 3m, तो ये अभी आपको सिर्फ nth टर्म मिला है, इसके आगे इसका समेशन करोगे तो आपको ये निकालना पड़ेगा पूरा। तो समझ आया क्या क्या किया हमने? देखो ये ऐसा नहीं है कि इतना बड़ा कोई क्वेश्चन देगा, एडवांस में जो क्वेश्चन आया था उसने m में वेरिएबल नहीं दिया था, उसने ये फिक्स करके दे दिया था 6 या 12 कुछ दिया था, शायद 10 दिया था, तो उसने ये फिक्स किया था, लेकिन इक्वेशन ऐसी बनाई थी, सब कुछ ऐसा बनाया था, तो हमने तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन कर दिया जिसमें m में चीजें चल रही हैं, लेकिन अब वो m फिक्स कर देगा तो छोटा हो जाएगा, और क्या, फिर तो हमें सिर्फ वहीं तक जाना है, फिर हमें आगे तक जाना ही नहीं है। तो अभी तो हम एक जनरलाइज फॉर्म में करना चाह रहे थे,
सबसे पहली शुरुआत, ये बात आपको ध्यान रखनी कि जब इन पे कंडीशन ऐसे होती है तो आपको ये काम करना है। आपको पता है कि z तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, अगर ये बोलता z ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है तो मैं z पे भी एक t3 लेके आता, क्योंकि मेरा टारगेट क्या था, t1 t2 t3 ऐसे लाना जो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो। तो x और y में कुछ नहीं पता था, लेकिन इतना पता था कि x y से बड़ा है, तो x y से बड़ा, तो मैंने x माइनस वाई को t1 बोल दिया, तो x की जगह t1 प्लस वाई हो गया, ऐसे ही y माइनस जेड हो गया, z पर टेंशन नहीं थी तो x हट गया, y हट गया, ये पूरी इक्वेशन बन गई, यहां तक आ गया। अब हमें यहां पर ये देखना था, हम ज्यादा इधर, ये तो चलो हमने वैसे ही एक रफ की तरह समझ लो, क्योंकि इसकी जरूरत तो आगे पड़ी हुई थी आपको, क्योंकि इसके बिना आप आगे नहीं कर पा रहे थे। बट आप जब भी कोई क्वेश्चन करो ना, तो थोड़ा सॉल्व करने के बाद उसे जनरलाइज करने की कोशिश करो। हम देखो यहां पर इसलिए आगे कर पाए क्योंकि मुझे यहां पर दिख गया था कि पहले में 1 आ रहा है, फिर ये 2 एक्स्ट्रा बढ़ रहे हैं, फिर मैंने देखा ये 3 फिर वही आ रहे हैं, 2 और एक्स्ट्रा बढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब अगले में 2 और बढ़ेंगे। अब वो 2 कौन से बढ़ेंगे, तो नहीं तो आपका टाइम खराब होता, आप सारे निकालते। अब हमने तो दिमाग लगाया कि भाई 2 बढ़ेंगे तो आखिरी के 2 ही तो बढ़ेंगे, और कौन से बढ़ेंगे, तो आखिरी का 2 18 वाला और 15 वाला बढ़ जाएगा, वो हमने बढ़ा दिए। अब वो भी कैलकुलेट करने के लिए आपने यहां से भी दिमाग लगा सकते हो कि 3m माइनस 1 और 3m प्लस 1, हाँ वही तो, यही तो चीज है ना, वो सीरीज आप इसीलिए तो पढ़ते हो कि आप ये चीजें खुद देख सको अपने आप। तो बहुत तरीके निकालने के, हो सकता है आप यहां से भी जनरलाइज करके निकाल सकते थे, इतना दूर जाने की जरूरत थी भी नहीं, वैसे आप यहां से भी थोड़ा दिमाग लगा सकते थे। आप सिर्फ इस पर वर्क करते ना, तब भी मैं आपको आंसर लाके दिखाता हूँ। ये कर लिया, पैटर्न छोड़ो, तुम सीधा सीधा जोड़ दो। देखो z तो अपने अपने अकॉर्डिंग वैल्यू ले लेगा, तुम पहले इसके सॉल्यूशन देखो कि ये कितने आएंगे। तो मैं इसे लिखने जा रहा हूं 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 7। देखो लास्ट वाला अगर 6m होगा, हमें लास्ट वाला तो 6m दिया ना, तो 6 का मल्टीपल होगा, तो 6 के मल्टीपल वाले में तो आप देख रहे हो 3m प्लस 1 आ रहा है, तो इसका मतलब है आखिरी टर्म आपकी 3m प्लस 1 आएगी। अब हमें नहीं पता वो कौन होगा, जब m अपना फाइनल वैल्यू लेगा तो वो भी अपनी फाइनल वैल्यू 3m प्लस 1 ले लेगा। मैं इसके सॉल्यूशंस निकाल रहा हूं। अब आप इसके अकॉर्डिंग चलोगे तो आपको एक बात यहां पर समझ में आ रही है कि यहां पर 3 गायब है, फिर 6 गायब है, समझ में आ रही बात, पहले 3 गायब है, तो अब मैं इसे क्या करूंगा, ये मैंने ऐसे लिखा, और 3m प्लस 1 तक जाएगा ये, और मैं 3 के मल्टीपल माइनस कर रहा हूं इसमें से, तो लास्ट वाला 3m आएगा। फिर समझ में आ रही बात, इसको सोचो ये कितना आएगा, 3m प्लस 1 m, ये n टर्म है, अरे n टर्म है ना, तो n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 माइनस वो कितने हैं m होंगे, तो माइनस m, तो 3m आपका कितना बन गया ये, अच्छा ये तो 3m प्लस, यहाँ पे टर्म्स m इतनी थोड़ी ना, ये तो उसकी वो है, इसकी टर्म्स कितनी आएंगी, नहीं m नहीं आएंगी ना, यहां तक टोटल कितनी टर्म्स थी आपकी, अच्छा हमने उतना माइनस कर दिया ना, तो 3m प्लस 1 टर्म्स ही होंगी, कम तो नहीं आएंगी ना, उतनी तो हमने कर दी है ना उधर, हाँ तो ये आपकी 3m प्लस 1 टर्म्स ही होंगे, तो 3m प्लस 1 टर्म्स, अब ये ठीक है, आप वही लगा लो फिर 1 2 3 4, 3m प्लस 2 अपॉन 2 माइनस, क्या 3m किसका कॉमन ले लेंगे, क्या कह रहे हो, समझ नहीं आ रहा, अच्छा इसका, हाँ m, पहले 3 कॉमन ले लिया, और फिर m इंटू m प्लस 1 अपॉन 2, तो अब आप देखो कुछ बन रहा है क्या,
9 माइनस 3 6 डिवाइड बाई 2 3m स्क्वायर आना चाहिए, आ तो रहा है। और m वाला देखो कितने आ रहे हैं, 6m प्लस 3 9m और माइनस 3 6m डिवाइड बाई 2 3m और कांस्टेंट वाला देख लो 2 माइनस 3 2 माइनस 3 माइनस 1 बाई 2 आ रहा है, ठीक है तो आ जाएगा, तो वैसे ही आएगा। तो ऐसे भी कर सकते थे आप, उतने ही आएंगे सॉल्यूशन, हम पहले सही कर रहे थे, लेकिन कोई नहीं, ये थोड़ा ज्यादा एक्यूरेट था कि हम लोगों को गलती का कोई एहसास नहीं हुआ कि हम गलती भी कर रहे हैं, क्योंकि हम सही जा रहे थे, हमें पता था हम टोटल सॉल्यूशन निकाल रहे हैं। लेकिन मैं आपको शुरू में ये बताना चाह रहा था कि आप इसके खाली 3 के मल्टीपल वाले जो सॉल्यूशन निकाल लो, वही उसका, वो तो खैर जनरल टर्म होगा उसका, इतने ये इसका जनरल टर्म होगा, फिर आप ये एक एक करके जेड की वैल्यूज चेंज होती रहेंगी, उसके अकॉर्डिंग आंसर आता रहेगा। तो ये mth टर्म हो गया, इसके आगे सॉल्व कर लेना। तो ऐसे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए हम इधर ही आ गए। ऐसे में भी ये nth टर्म ही है। तो सीक्वेंस एंड सीरीज की बहुत इंपॉर्टेंस है, आपको अच्छे से आना चाहिए एक चीज सीक्वेंस एंड सीरीज की भी। तो ये थोड़ा सा एक एडवांस लेवल का क्वेश्चन था, अच्छे लेवल का क्वेश्चन था, ऐसे मेन में तो नहीं आते हैं। तो हमें बस इसमें से कंसेप्ट सीखने, रटना थोड़ना क्वेश्चन को, कंसेप्ट सीखने की, हम लोगों के सोचने की एबिलिटी तेज हो, कि हम लोग अलग अलग सिचुएशंस पर अलग अलग चीजें सोचना हमें आना चाहिए। ये मत सोचो कि इतना बड़ा क्वेश्चन मेरे से होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, सीखो तो सही उससे जो सीख रहे हो आप। हो गया, चलो अगला एक क्वेश्चन लिखो, फाइंड नंबर ऑफ नेचुरल सॉल्यूशन, फाइंड नंबर ऑफ नेचुरल सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। यहां नेचुरल नहीं है, मतलब 3 तक नेचुरल है, 4th वाले में इंटीग्रल सॉल्यूशन, क्योंकि उसमें नेचुरल तो पॉसिबल नहीं है, नेचुरल आ जाए। तो अब ऐसे में भी आपको सबसे पहले तो कंसेप्ट सीखना होगा कि ऐसे में कर क्या रहे हैं, हमारा लॉजिक क्या है। कि मल्टीप्लाई में ठीक है, पहला वाला तो साफ साफ दिख रहा है, वो मैंने छोटा इसलिए भी दिया था कि आप क्रॉस चेक करके खुद भी दिमाग लगा लो। आपको क्या करना होगा, इसके फैक्टराइज करने होंगे, प्राइम फैक्टर्स, लीस्ट तक जाना होगा और उसे इंडेक्स फॉर्म में लिखना होगा, उसकी पावर की फॉर्म में। तो 24 को आप क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1, मैक्सिमम इतना हो सकता है, इससे ज्यादा तो और आगे नहीं कर सकते। अब आप ये सोचो x इंटू वाई मिल करके 24 होना चाहिए, लेकिन ध्यान देना आपने x की जगह पर x ही रखना है। जैसे मान लो मैंने कहा कि 6 इंटू 2 भी होता है, सॉरी 6 इंटू 4 भी होता है, तो x की जगह 6 रख रहा हूं तो एक अलग चीज है, और y की जगह 6 रख रहा हूं तो एक अलग चीज है। समझ में आ रही बात? अब ध्यान से देखो, मैंने इसको बांटना है x और y में। अब आप ये सोचो जरा, इसका एक सॉल्यूशन मैं बनाने जा रहा हूं, वो लिख रहा हूं मैं 1 इंटू 24। क्या आपको पता है इसमें क्या हुआ? इसमें यह हुआ है कि x को जो वैल्यू मिली है उसे मिला है, कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। ध्यान देना, 4 चीजें हैं आपके पास जो बांटनी है। हो सकता है तीनों इसके पास चले जाएं, चारों इसके पास चले जाएं, फिलहाल चारों y के पास चली गई हैं और x को 0 मिला, कुछ नहीं मिला।
x को कुछ नहीं मिला, y को चारों पावर मिल गई है, ये 3 भी उसी के पास चली गई, ये 1 भी उसी के पास चली गई। अगला मैं ये सोच सकता हूं कि मैं यहां 2 कर दूं और यहां 12 कर दूं। तो अब ध्यान से देखो, तो ये जो 3 की एक पावर है वो x को मिल गई है, यानी 4 लोगों को 2 लोगों 4 चीजों को 2 लोगों में बांटना था, किसी को कितना भी मिले, चारों की चारों y को मिल सकती थी, चारों की चारों x को भी मिल सकती थी, 4 में से 2 इसमें से और 1 इसमें से इसको मिल गई और 1 सिर्फ इसको मिली। तो कहने का मतलब यह है कि 4 थिंग्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन 2 persons विदाउट कंडीशन। विदाउट कंडीशन, कोई भी कंडीशन नहीं होनी चाहिए। ये 4 चीजें आपके इन 2 लोगों को बांटनी है हमने, 4 पावर्स। तो 4 थिंग्स कौन है मेरे पास? 4 पावर्स। और 2 पर्सन कौन है इस बार? x एंड y। इनको जितनी जितनी पावर मिलती जाएंगी उसके अकॉर्डिंग ये अपना बनाते जाएंगे। तो इसका मतलब है 4 चीजों को 2 लोगों में बांटना है, किसी को कितना ही मिले। तो 5C1 टोटल 5 सॉल्यूशन हो जाएंगे आपके। तो आप निकाल लेना, 5 ही आ रहे होंगे शायद। 5 आ रहे हैं, कुछ ज्यादा हो गया। अच्छा सॉरी, नहीं ये कितना हुआ? 6 5C1 ही तो आ रहा है। क्या? अच्छा हाँ, ये भी तो है। चलो वो भी कर लो, फिर उसको इंक्लूड करके कर लो फिर, और क्या। तो क्या लगाओगे? हाँ, पहले 3 को बांट लो अलग से। तो मैंने आपको बोला था कि जब आपके पास कुछ एक जैसी होंगी तो आप एक बारी में काम ही मत करो, 2 बारी में काम कर लो। पहले उसे बांट लो फिर उसे बांट लो। तो 3 चीजों को 2 लोगों में बांटना है। तो आप इसे थोड़ा अपडेट कर लेना, थोड़ा लिख लेना, ठीक है। तो इसे लिख लेना, फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूट 3 आइडेंटिकल थिंग्स, देन 1 थिंग। तो पहले 3 चीजों को 2 लोगों में बांटना है, 3 + 2 - 1C 2 - 1, और फिर एक चीज को 2 लोगों में बांटना है। तो 5 - 1 4C1 और ये 2C1, तो आंसर आ जाएगा आपका 8। तो 8 तरीकों से आप इन्हें बांट सकते हो। 8 ही सॉल्यूशन आ रहे होंगे, कैलकुलेट कर लेना। तो इस तरीके से आपको ये वाली पावर पहले 2 लोगों में बांटनी है कि ये हो सकता है। हम इसको देख रहे हैं, हम दोनों को एक साथ मत देखो आप, क्योंकि दोनों एक जैसी पावर नहीं है, अलग अलग है। ये तीनों हो सकता है x को मिल जाए और हो सकता है x को कुछ ना मिले। तो पहले आप इन 3 को x और y में बांट लो। भाई पावर बांटनी है ना, एक इस पे चली गई, इस पे 2 चली गई, तो ये 4 हो जाएगा y 2 की तरफ से, और फिर 3 वाला भी अगर आपने इसको दे दिया तो वो 12 हो जाएगा। तो कहने का मतलब आपको पावर्स बांटनी है। ऐसे में ही सेकंड वाला क्वेश्चन आप करोगे तो आपको मिलेगा 432। 432 का मतलब है 216 का दुगना, और 216 का दुगना मतलब 6 का पावर 2 और ये 2, तो 3 की पावर 3 और 2 की पावर 4 बन जाएगा। सही है, ऐसे ही तो बनेगा। तो 3 चीजों को पहले 2 लोगों, नहीं कितने लोग, अब 2 लोग नहीं, अब 3 लोग हैं। तो पहले 3 चीजों को 3 लोगों में बांटना है, 3 + 3 - 1 3 - 1, और फिर 4 चीजों को 3 लोगों में बांटना है, 5C2 6C2। कितना हो रहा है? जो भी जितना आएगा सॉल्व कर लो। 150 टोटल सॉल्यूशन बनेंगे इसके। और तीसरे वाला भी कर लोगे, इसके फैक्टर तो मैं ही बता दूं। टू की पावर 3 की पावर 2, ऐसे ही बन रहा है। तो बस अब इसमें भी अलग अलग बांट दो। अब 4 लोग हैं, तो 3 चीजों को 4 लोगों में बांटना है, और ये 2 चीजों को
समझ में आ रहा है? लिखते हुए चलना है ये कि 3 चीजों को कितने में बांट रहे हैं, 2 चीजों को कितने में बांट रहे हैं, वो लिख लोगे तभी आइडिया लगेगा, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगी। तो ये सॉल्व कर लेना कितना आ रहा है, ये आ जाएगा तुम्हारा 8000। 17,640, 8000 आएगा ये। 8000 नहीं आ रहा क्या? हो गया? अगला करो फिर। अगले वाले में क्या है, माइनस आ गया और क्या, तो माइनस का 432। देखो माइनस कब आएगा, पहले तो अब ये सोचो 432 तो वैल्यू लानी है ना, पहले 432 लाने के लिए कितना आंसर था, फॉर 432 कितना था, 150 केसेस, 150 है ना। अब माइनस तो माइनस की वैल्यू लेने से आएगा ना, न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज करने से थोड़ा नेगेटिव आता है, आगे माइनस लगाने से नेगेटिव आता है ना। तो माइनस या तो तीनों में हो तब माइनस बाहर आएगा, या फिर किसी एक में हो, समझ में? अगर 2 के पास माइनस हुआ और 1 के पास प्लस हुआ तो माइनस आएगा ही नहीं कभी। तो आपने नेगेटिव साइन विल कम if and only if all 3 are negative or exact 1 is negative। या तो आपके तीनों नेगेटिव हो या फिर, तो तीनों नेगेटिव होने का तो एक ही केस है, अरे भाई 150 तो बाहर है ही, उसकी टेंशन थोड़ा ले रहा हूं मैं। अब वो सारे माइनस के ही है तो तीनों को माइनस दे दो, या फिर 3 में से किसी एक को माइनस दे दो। अब हमें क्या पता किसको मिल रहा है, तो किसी को भी दे दो। तो 1 + 3 4, तो 150 × 4 तो 600 केसेस बनेंगे। समझ में आ रही बात? तो नेगेटिव वाले में से करते, इस पर भी क्वेश्चन आया है एडवांस में। तो है सब वही चीजें, पीएनसी तो बस एक शुरुआत थी कि हम लोगों को बस ये कंडीशन है, बाकी तो सब खुद दिमाग लगा के करना है। ये वाला कितना हो जाएगा, तो इसमें भी आप क्या करोगे, 5th वाले में 8000 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, या तो किसी 3 को नेगेटिव मिले तो 3 को मतलब 4C1, या फिर किसी एक को मिले तो कितना आ गया, 4 + 4 8, 8 × 8 64,000 सॉल्यूशन आ जाएंगे। समझ में आ रहा है ना? अगला क्वेश्चन लिखेंगे। Ten identical apple and 5 different orange. 10 identical apple and 5 different orange can be distributed in how many ways in 3 persons? Can be distributed in how many ways in 3 persons if at least one apple is given to every person? At least one apple is given to every person. या टोटल पे कंडीशन है ही नहीं, खाली एप्पल पे, और एप्पल आइडेंटिकल है,
तो मैंने आपको बोला था दो चीजें अगर अलग अलग, अभी भी तो वही किया है, ये अलग था ये अलग था, आपने क्या किया, इसको अलग से जाके बांटा, इसको अलग से जाके बांटा। तो किसी एक पे कंडीशन है तो और बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन अच्छा है। पहले एप्पल बांट दो जाके, आप एप्पल बांटोगे पहले, और एप्पल पे क्या कंडीशन है कि कम से कम एक सबको मिलना चाहिए, उसके बाद जाके ऑरेंज बांट देना। ऑरेंज क्या सारे अलग है, तो आप इस क्वेश्चन को दो टुकड़ों में तोड़ दो कि आपने पहले एप्पल बांटना है, वो एप्पल एक जैसे हैं तो 10 एक जैसी चीजों को विद कंडीशन बांटना था। कितने लोगों में? 3 लोगों में। तो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 10 सो दैट एक्स वाई जेड शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। कम से कम एक तो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 कर लो। फिर आपको पता है मैं यहां पर t1 t2 t3 लाता हूं, इक्वल टू 7 हो जाएगा। अब ये t1 और t2 और t3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो 7 प्लस 3 माइनस 1 3 माइनस 1 कितना हो गया? 9c2। यानी इतने तरीकों से तो आप सेब बांट सकते हो जिससे कि कम से कम एक सबको मिलेगा। अब बांट दिया, अब दोबारा जाके आप ऑरेंज बांट दो। ऑरेंज बांटने के तरीके कितने हैं? वो तो सब अलग ही हैं। तो जो एक्सेप्ट करने वाला है वो नीचे आएगा, कितने लोग थे? 3, और ये ऊपर आ जाएगा। तो टोटल आप कर लोगे। तो दोनों काम एक साथ करने हैं, किसी एक के काम होने से पूरा नहीं होगा, इसलिए दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि केस थोड़ी ना कि वो या वो, तो पूरा काम है, ये भी करना है और ये भी करना है, तब जाके तो पूरा केस होगा ना। तभी तो बीच में मल्टीप्लाई आया है, प्लस थोड़ी ना करना है बीच में। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसलिए कभी भी क्वेश्चन कभी मिले ना, तो आप सबसे पहले अपने दिमाग में ये एंटर कराओ कि भाई ये किस टॉपिक का क्वेश्चन है, ये आइडेंटिकल है, कंडीशनल है, नॉन कंडीशनल है। लैंग्वेज को पहले बिल्कुल मैथमेटिक्स में कन्वर्ट करो, तब क्वेश्चन कर पाओगे, तो लैंग्वेज में उलझ जाओगे कि वो कहना क्या चाह रहा है। अगला क्वेश्चन लिखो। इन अ रो 12 persons are seated. In a row 12 persons are seated. If 3 persons are selected such that no two consecutive persons are selected, then find total number of ways. तो 12 लोग एक लाइन में बैठे थे। आज तक हमने बैठाना सीखा है, 2 कंसेक्यूटिव लोगों को बैठाना है हमें, तो हम लोग क्या करते थे? अल्टरनेटिव बैठा लेते थे, या ऐसा कुछ कर लेते थे कि पहले उनको बैठाते थे फिर उनको बैठाते थे। लेकिन यहां आपको ध्यान देने बात ये है। अच्छा एक चीज बताओ, पहले तो ध्यान से सोचना, मैं 2 क्वेश्चन दे रहा हूं आपको। मैंने आपको एक बोला n लोगों को एक लाइन में बैठाना है, जिसमें मतलब आप ऐसा सोचो कि n तो सीट है। ये क्वेश्चन इससे कोई मतलब नहीं है, वैसे ही आपको आप समझ में आना चाहिए कि दोनों चीजें में क्या है और क्या नहीं है। n सीट्स हैं, उसमें से मैंने r सीट्स ऑक्यूपाई करानी है लोगों से, यानी कि n सीट है टोटल। ऐसे मान लो 15 सीटें होंगी, उसमें से 10 लोग मेरे पास थे या 8 थे या जो भी थे, जितने भी थे मैंने उसके अकॉर्डिंग सीटें रखी हुई थी। और मैंने आपसे कहा कि मैंने इनको बैठाना है, और बैठाना इस तरीके से है कि कोई भी 2 लोग एक साथ नहीं बैठने चाहिए, बीच में एक सीट का गैप होना चाहिए। एक केस ये है। अब मैंने ये बोला कि यही n लोग बैठे थे पहले, यही n लोग पहले बैठे थे, और अब मैंने इनमें से कुछ लोगों को उठाना है, उतने ही लोगों को जितना मैं बैठाने की बात कर रहा था। अभी भी अब क्या है, पहले सीटें n थी, लोग r बैठाने थे, अब लोग r n है और उठाने r हैं, तो मैच तो कर रहा है ना कि वहां टोटल n सीटें थी, आपने उसमें से r बैठाने थे। अब मैंने कहा कि n लोग हैं, उसमें से r उठाने हैं, तो क्या ये दोनों का केसेस का आंसर सेम आना चाहिए या अलग आना चाहिए? सोचो।
यही चीज आपको सोचनी है, बाकी तो ठीक है, वो क्वेश्चन तो हो जाएगा, उसके दो मेथड बता दूंगा मैं आपको, एक लंबी होगी एक छोटी मेथड होगी। पहले लंबी मेथड कोशिश करेंगे। पहले आप इतना दिमाग लगाओ कि क्या ये होगा। अरे यार कभी कोई चीज जनरलाइज होती है ना, तो आप छोटे केसेस बना करके कर लो, 3 के लिए सॉल्व करके देख लो, 4 के लिए करके देख लो। हर चीज ऐसे नहीं होती ना एन में निकाल लो, ऐसा तो ना होता है। आप कोई भी चीज जब आप सिक्वेंशियल सीरीज पढ़ते हो तो आप क्या करते हो, शुरू के 2 टर्म्स में वो लगा के देखते हो क्या बन रहा है, 3 लगाते हो क्या बन रहा है, ऐसे बना के देखो ना। नहीं है? हाँ बिल्कुल, जब हम बैठा रहे थे तब हमें ये फर्क पड़ता है कि मान लो, अच्छा मैं ऐसा सोच रहा हूं 3 सीटें थी आपके पास, 3 सीटों में आपने बैठाना है, अल्टरनेटिव नहीं होनी चाहिए, 2 लोगों को बैठाना था मान लो, तो कितने केसेस है, 2 केसेस हैं यार, उन दोनों को अरेंज भी तो करूंगा मैं। अब आप सोचो अगर ये तीनों बैठे थे 1 2 3 और आपको उठाना है, तो अब भी इसी को उठाओगे, लेकिन क्या इसको उठाने के 2 तरीके हैं, एक ही तरीका है, क्योंकि अब आपको अरेंज थोड़ी ना करना है। अब आप ये थोड़ी ना कर रहे हो कि पहले इसे उठाऊं और बाद में उसे उठाऊं, अब ऑर्डर मैटर नहीं करता। वहां ऑर्डर नहीं रख रहे थे, वहां आप अरेंजमेंट कर रहे थे, क्योंकि बैठाते वक्त आप ये देख रहे थे कि किस जगह पर कौन बैठ रहा है। समझ में आ रही है ना बात? यहां तो ऑलरेडी वो बैठे हुए थे, इसलिए ध्यान रखना, कई बार जल्दीबाजी में हम लोग करके बैठ जाते हैं कि जो बैठाने का तरीका था वही आपको उठाने का है, हम उससे रिलेट कर लेते हैं। दोनों बातों में डिफरेंस है, क्योंकि वहां अरेंजमेंट आएगा, यहां अरेंजमेंट नहीं आएगा। ये बात समझ में आ गई? अब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं अपना। जो हमारा क्वेश्चन ये कहता था कि 12 लोग बैठे हैं, ऐसे 12 लोग आपके बैठ गए, आपको उठाना था। मेथड 1 गैप थ्योरी, गैप मेथड, ध्यान से समझना, क्योंकि ये मेथड आपकी आगे भी किसी किसी क्वेश्चंस में लग सकती है। इस क्वेश्चन के लिए तो मैं एक अल्टरनेटिव मेथड और बता दूंगा, मेथड क्या फॉर्मूला बता दूंगा, फॉर्मूला याद रख लेना, लेकिन मेथड समझना इंपॉर्टेंट है अभी तो। गैप मेथड क्या कहती है कि 12 लोग हैं, आप इधर से चलते हुए आए, आपको नहीं पता किसे उठाना है, क्या पता आपकी मर्जी थी आपने पहले वाले को उठा लिया, आपका मन नहीं किया पहले को, दूसरा तीसरा चौथा 5वें को उठाया, लेकिन अगर 5वां उठा लिया तो 6ठा नहीं उठा सकते आप, अब आपको 7वां 8वां 9वां कोई ना कोई उठाना है। ऐसे ही आप अल्टरनेटिव में, अल्टरनेटिव भी नहीं करना है, मतलब कंसेक्यूटिव नहीं होने चाहिए, अल्टरनेटिव एक अलग चीज है, कंसेक्यूटिव ना होना एक अलग चीज है। तो आपने यहां से गैप रखे, इधर से आपने एक बंदा उठाया, इसको सेलेक्ट कर लिया, लेकिन ये कुछ गैप पर पड़ा था, वो गैप ग्रेटर देन इक्वल टू 0 भी हो सकता था भाई, इक्वल टू 0 हो सकता था ना, क्यों? क्योंकि पहला ही हो सकता था। मैं गैप, मैंने यहां पर इस x को क्या बोला है, गैप। अब मैंने इस बंदे को उठा लिया, आगे बढ़ा मैं, इसके बाद मैं फिर से गैप रखना चाहता हूं और एक बंदे को और उठाना चाहता हूं, लेकिन इस बार गैप ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होना चाहिए। पहले का गैप 0 या 0 से बड़ा कुछ भी हो जाए हमें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको पता है अपर कंडीशन भी है, वो अपर कंडीशन लगाने के लिए हम उधर से भी सोच लेंगे। 2 चीजें, या तो यहीं से अपर कंडीशन लगा लो तो 3 केसेस बनाने होते हैं, मैं अभी वो नहीं सिखा रहा आपको, अभी दूसरी चीज सिखा रहा हूं, वो तो आपकी मल्टीनॉमियल थ्योरम में भी हो जाएगा। इसके बाद आपने यहां पर एक बंदे को और उठा दिया, फिर एक बंदे को और उठाने गए आप, तो अब आपको फिर से क्या रखना है, एक जेड रखना है, वो भी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा, आपने उसको उठा लिया। अब इधर वाले के लिए भी आपको सोचना होगा कि W ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, नहीं तो फिर आपको तो पता ही नहीं है कि x तो ग्रेटर देन 0, तो फिर 50 भी हो सकता है, लेकिन 50 तो बंदे ही नहीं है, मेरे को तो 12 ही लोग हैं, इसलिए आपको इधर से भी ध्यान रखना होगा। या तो मल्टीनोमियल थ्योरम में आप आ जाओगे, उससे भी हो जाएगा, उसमें एक अपर लिमिट लग जाती है। मैंने आपको शुरू में बोला था कि इस टाइप के मेथड में हम लोग अपर लिमिट जहां लगती है वहां हम क्वेश्चन नहीं करते हैं, लेकिन मैंने अपर लिमिट से बचा लिया, मैंने इधर से भी वो गैप कर दिया। अब क्योंकि अक्सर हम लोग ये दिमाग लगाते हैं कि सर इधर से क्यों, इधर से तो आप एंड से कहीं भी उठा लो ना, तो इधर से क्यों किया आपने? इधर से इसलिए किया क्योंकि मुझे इधर भी एंड करना था। अब आप ध्यान से देखना, अगर मैंने 3 लोगों को उठा लिया है, ध्यान से सोचना, तो गैप कितने बचे होंगे? 9 बचे होंगे। तो इसका मतलब है x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू इक्वल टू 9 होगा। ध्यान ये रखना है कि x y z w आर गैप्स, ये गैप्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि कितने गैप हैं, या एक भी गैप हो सकता है, नहीं भी हो सकता, कुछ भी हो सकता है, लेकिन अब इन सबकी वैल्यू 9 कर दी मैंने। अब तो आप समझ गए ना कि 9 से बड़ा तो होना ही नहीं है, तो अब 12 से बड़ी वाली बात ही खत्म होगी, क्योंकि 3 लोगों को उठा लिया।
लेकिन इसमें एक बात आपको ध्यान रखनी है कि x ग्रेटर देन 0 है, w ग्रेटर देन 0 है, लेकिन y और z ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, तो वो नॉन कंडीशनल है, सॉरी कंडीशनल है। ये नॉन कंडीशनल है, कंडीशनल, इसको कन्वर्ट कर लो, इसे क्या लिख लो, t1 इक्वल टू y माइनस 1 और t2 इक्वल टू z माइनस 1। तो आप समझ गए, x प्लस वाई प्लस t1 प्लस t2 इक्वल टू 11 हो जाएगा, नहीं 11 7 हो जाएगा ना, ठीक है 7 हो गया, समझ में आ गई बात। अब 7 चीजों को 4 लोगों में बांटना है, किसी को कितना भी मिले क्योंकि मैंने नॉन कंडीशनल कर दिया, तो 7 चीजों को 4 लोगों में बांटना है, किसी को कितना भी मिल जाए, तो 7 4 11 माइनस 1 10 3 आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया? दिस इज गैप मेथड। आप गैप्स का यूज करते हुए ये करते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक चीज आपको पढ़नी है इस चैप्टर में, ताकि आपके पास वेरिएशंस ज्यादा हो क्वेश्चंस को सॉल्व करने की, आपकी लिमिटेशंस नहीं लगनी चाहिए कि नहीं मैं तो इतना ही पढ़ूंगा, मेरे इससे जब क्वेश्चन हो जा रहा है। इसलिए पहले मेथड मैंने आपको ये बताइए, मेथड 2 के लिए आप पहले लिख लो, चलो ये हो गया, इसमें लिख लो, सेलेक्टिंग ऑफ आर पर्सन्स, नोट कर लो, सेलेक्टिंग ऑफ आर पर्सन्स फ्रॉम एन सीटेड पर्सन, लाइन में होने चाहिए, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि सर्कुलर में ये चीज नहीं लग सकती, क्योंकि वहां पर वो दो अलग अलग एक जैसे हो जाते हैं, इसलिए क्वेश्चन वहां आएगा भी नहीं, कहीं पूछेगा क्या लिखा, सेलेक्टिंग ऑफ आर पर्सन फ्रॉम एन सीटेड पर्सन सच दैट नो टू selected persons are consecutive, selected persons are consecutive, the number of ways is n minus r plus 1 cr। तो अभी आपके पास 12 थे, कितने को लोगों को उठाया था, 3, तो 12 माइनस 3 9, 9 प्लस 1 10, 10 से 3, तो ये फॉर्मूला आप डायरेक्ट याद रख लेना। अच्छा, फिर अब आप वापस मैं उस बात पे आ रहा हूं, अगर मैं इसको इसमें देता कि बैठाना है, उठाना नहीं है, बैठाना है, तो समझ गए क्या डिफरेंस आएगा, आएगा यही, लेकिन इंटू आर फैक्टोरियल हो जाएगा, क्योंकि ये तो वही हो गया ना, ये तो हो गया वो जगह चुनने का, भाई ये तो आपकी वो जगह चुनने की हुई ना बातें, क्योंकि जब आप उठा रहे थे तो सिर्फ जगह चुनने पर ध्यान दे रहे थे, किसको उठा रहे थे, हमें क्या करना, कोई भी बैठा उस जगह पे, मेरे को तो जगह चुननी थी, तो जगह चुनने के तरीके ही हैं, तो बाकी जितने लोगों को बैठाना होगा 3 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 3 लोग, समझ में आ गई बात, तो इसी में नीचे नोट करके लिख लेना अगला, if we have to make r person seated in a row of n different n seats, in a row of n seats such that no two are consecutive, no two are consecutive, then we have to first select required number of seats, which is equal to this. First we have to select required number of seats या possible number of seats जो भी है, and then
अरेंज दोज पर्सन, तो एक अरेंजमेंट एक्स्ट्रा आ जाता है, बस ये बात ध्यान रखनी होगी आपको। छोटी छोटी चीजें हैं, पता होनी चाहिए। तो यहां दो कंसेक्यूटिव एक जैसे नहीं होने चाहिए। ये क्वेश्चन अलग है, वो क्वेश्चन अलग है जहां गर्ल्स और बॉयज को बिठाते थे, वो तो दो में कंपैरिजन था ना, यहां कोई कंपैरिजन, यहां तो सभी में आपस में कंपैरिजन है। वहां गर्ल्स और बॉयज में आपस में कंपैरिजन था कि बॉयज गर्ल्स के साथ, मतलब बॉयज बॉयज के साथ नहीं आने चाहिए, वो एक अलग चीज थी। यहां तो सब एक जैसे ही, तो ये बात ध्यान रखना। यहाँ पर तो फिर कुछ सीटें खाली भी रहेंगी ना, वहां तो हम लोग उतनी भरते थे, वो अलग चीज थी, ये अलग चीज थी कुल मिला के। तो अब आप एक क्वेश्चन घर से करके लाएंगे, लिखो। In how many ways total different triangles can be formed? Total different triangles can be formed by using vertex of regular polygon of 20 sides, पहला क्वेश्चन। If exactly one side is used, साइड किसकी? पॉलीगन की। एक साइड तो पॉलीगन की यूज होनी चाहिए आपकी, ठीक है ना। भाई टोटल अगर मैं आपसे पूछूंगा तो टोटल क्या होगा? 20C3। भाई टोटल 20 में से कोई से भी 3 पॉइंट तो चुनने, ट्राइंगल बन जाएगा। भाई पॉलीगन है तो स्ट्रेट लाइन में थोड़ी ना होगा, ऐसे ही तो होगा। तो 3 में से कोई सा भी पॉइंट उठा लो, मतलब 20 में से, उससे एक ट्राइंगल तो बन ही जाएगा ना आपका। तो टोटल तरीका तो सीधा सीधा है 20C3, लेकिन उसमें मैंने पहला क्वेश्चन ये दिया है कि एग्जैक्टली वन साइड इज यूज्ड। सेकंड क्वेश्चन लिखो, एग्जैक्टली 2 साइड्स आर यूज्ड। ठीक, 2 साइड तो पॉलीगन की यूज होनी चाहिए। और थर्ड क्वेश्चन है नो साइड ऑफ पॉलीगन इज यूज्ड। तो थर्ड वाले क्वेश्चन के 2 तरीके हैं। पहला तरीका है कि पहले दोनों निकाल लो, टोटल में से माइनस कर दो। एक और क्यों निकालना पड़ेगा? 2 ही तो पॉसिबिलिटी हो सकती है, 3 ही तो पॉसिबिलिटी होंगी। या तो एक साइड कॉमन होगी, या 2 साइड कॉमन होंगी, या कोई भी साइड कॉमन नहीं होगी। तीनों साइड तो कॉमन कैसे कर लोगे आप? नहीं, तीनों साइड तो पॉसिबल ही नहीं ना, तीनों साइड कॉमन करके ट्राइंगल कहां बनेगा? तो क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा। 3 ले लो ना, 1 2 3, तो ये ट्राइंगल कहां बन रहा है? तो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, तो वो नहीं बन सकता। तो पहला तरीका तो ये है कि शुरू के 2 निकाल लो, फिर वो आसान है, लेकिन आपको डायरेक्ट भी आना चाहिए। और थर्ड वाले का दूसरा तरीका है गैप थ्योरी। आप गैप कर करके, क्योंकि आपको कोई भी कॉमन नहीं रखना है, मतलब एक साइड भी नहीं लेनी है, तो हिंट आपको दे देता हूं कि आपने अगर ये पॉइंट लिया है तो अब आप ये नहीं ले सकते, तो कम से कम एक का गैप रख के आपको चलना होगा आगे। तो गैप यूज कर लोगे, गैप यूज करके भी आंसर आ जाएगा। तो सॉल्व करना, कोशिश करना, होता है कि नहीं होता, कर लोगे ना। ठीक, इन सब चीजों को रिवाइज करना, कल फिर मल्टीनोमियल थ्योरम आगे पढ़ेंगे। कोई लाइव आया था? Yeah.